जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम और मैं बात कर रहा हूं जवाहर के परपोते, इंदिरा के पोते, राजीव के लाल, सोनिया के बेटे राहुल गांधी की। ये वही सजा याफ्ता अपराधी है जिसको भारत के जूताखोर सीजीआई ने, जो अब रिटायर हो चुका है, अभय दान दे दिया था। वो सीजीआई जिसने सुप्रीम कोर्ट का जज रहते हुए इस सजा याफ्ता कैदी को अभय दान दे दिया था, सजा याफ्ता अपराधी को, और उसकी वजह से न केवल इस अपराधी की बल्कि इसकी पार्टी के तमाम अन्य दूसरे चाटुकारों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब इस व्यक्ति ने भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के गृह मंत्री को गद्दार कह दिया है पूरी सभा के सामने। और एक बार नहीं, राहुल गांधी ने ये सब कई बार दोहराया है रायबरेली की एक सभा में। जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजों को ऑनरेबल कहने की एक प्रथा है, उसी तरीके से भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मंत्री और जो राज्यपाल वगैरह होते हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इनके लिए भी ऑनरेबल शब्द इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, आप ऑनरेबल इस्तेमाल मत कीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये अधिकार नहीं रखता कि इस देश के संवैधानिक तरीके से जो शासन करने वाला व्यक्ति है उसको गद्दार कह सके। ये दुनिया के किसी भी देश में नहीं हो सकता है, लेकिन भारत में हो सकता है, क्योंकि यहाँ की जो ज्यूडिशरी है, देश के खिलाफ बोलने वालों, देश को टुकड़े करने वालों, उसके नारे लगाने वालों, देश के खिलाफ तमाम तरीके की साजिश करने वालों को जिस तरीके से संरक्षण देती आई है और दे भी रही है। राहुल गांधी के खिलाफ देश की कम से कम 1.5 दर्जन अदालतों में केसेस चल रहे हैं। अगर किसी तरीके से जो लोअर कोर्ट होता है उससे सजा मिल जाती है, हाई कोर्ट से भी कुछ हो जाता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको बचाने का लगातार काम कर रहा है। और पिछला जो सीजीआई था, जो घोषित तौर पर एक कांग्रेस के एहसानमंद राज्यपाल का बेटा था, जो उसने खुद स्वीकार किया था, उसने राहुल गांधी को, जब गुजरात हाईकोर्ट ने इस अपराधी को 2 साल की सजा सुना दी थी, तो कुतर्क देते हुए इसकी सजा को निलंबित कर दिया था। यही वजह है कि हम लगातार ये कह रहे हैं कि इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो इस देश की ज्यूडिशरी है। क्योंकि किसी भी देश के लोकतंत्र का सबसे पहली जो मांग होती है वो है अपराध पर नियंत्रण, अपराधियों को सजा और अच्छे लोगों का संरक्षण। लेकिन हमारे देश में उल्टा होता है, ये दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं होता। यहां तक कि अत्यंत पिछड़े देशों में भी नहीं होता, तानाशाही वाले देशों में भी नहीं होता है, लेकिन भारत में यह होता है कि अपराधियों को ही कुतर्कों के आधार पर संरक्षण दिया जाता है, उन्हें बेल पर छोड़ दिया जाता है, या फिर उनकी जो सजाएं होती हैं, हाईकोर्ट से सजा जो मिल जाती है, उसको अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया जाता है। और उसका दुष्परिणाम क्या होता है, राहुल गांधी के उदाहरण से आप समझ सकते हैं। इस व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार के भी मामले चल रहे हैं, इस व्यक्ति के खिलाफ दूसरे देश की नागरिकता के भी मामले चल रहे हैं, लगातार तमाम हस्तियों को अपमानित करने के मामले चल रहे हैं। कई मामलों में ये माफी भी मांग चुका है। कई बार सुप्रीम कोर्ट के जज इसको दिखावे के लिए डांट भी चुके हैं और इसकी राष्ट्रीयता या राष्ट्र के प्रति भक्ति पर सवाल भी उठा चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण की वजह से तमाम अपराधों के बावजूद सजा नहीं मिल पा रही है। और उसी का नतीजा है कि ये दिल खोलकर भले ही शान के साथ में इस तरीके के आरोप लगाता है। ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को बीजेपी का एजेंट बताता है, ये एक संवैधानिक संस्था पर वोट चोरी के आरोप लगाता है जिनको ये कभी प्रूव नहीं कर पाता है।
और ताज्जुब की बात तो यह है कि इन सब चीजों पर जब केस चलता है तो या तो जज उस मामले को टालते रहते हैं या फिर इसकी पार्टी के लोगों के दबाव में आकर या जज मेकर वकीलों के दबाव में या उनके कुतर्कों से प्रभावित होकर इन चीजों से पल्ला झाड़ लेते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी कई ऐसे मामले चल रहे हैं जिसमें राहुल गांधी के डिफेमेशन मामलों की चर्चा हो रही है। उसके बावजूद इस व्यक्ति को जिस तरीके से पूर्व सीजीआई ने संरक्षण दिया था, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में इसके बहुत से हितैषी बैठे हुए हैं। ये बात मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं और जुडिशरी में जो कुछ चल रहा है उस पर बोलना भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि जो जज है वो भी भारत के नागरिक है और अगर वो अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं तो इस देश की जनता को उन पर सवाल उठाने का पूरा हक है। ये ऑन द रिकॉर्ड है कि अगर राहुल गांधी को 3 साल पहले गवई ने और जो दूसरे जज थे विश्वनाथन, उन्होंने सही तरीके से हाईकोर्ट ने जो सजा दी थी उस मामले में फैसला सुना दिया होता तो ये व्यक्ति न तो आज भारत का सांसद होता और न ही एलओपी होता, बल्कि ये सजा भुगत रहा होता, फिर इसके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग गई होती। ये उस पार्टी का नेता है जिसमें चाटुकारों की भरमार है, जिनके अपनी कोई सोच नहीं है, सिर्फ स्वार्थ के लिए इस मूढ़मती को अपना नेता मानकर इसकी बातों को सहते हैं। अंदर खाने बोल सब लोग इसकी बातों पर सवाल उठाते हैं और इसी के कुकर्मों का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी नरसिम्हा राव के जमाने के बाद आज तक 250 का आंकड़ा नहीं छू पाई है। हालांकि 2 बार मनमोहन सिंह की सरकार जरूर बनी थी, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार की भी जो सीटें थी वो कभी 250 तक नहीं पहुंची थी। लेकिन आज जब 240 सीटों वाली बीजेपी की सरकार है तो ये व्यक्ति उस पर सवाल उठाता है और ये कहने की कोशिश करता है कि जनता ने नरेंद्र मोदी को नकार दिया है, जबकि ये भूल जाता है कि इसके पिता की जो सरकार इसकी दादी के मरने के बाद जो सहानुभूति लहर चली थी उसकी वजह से बनी थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी कभी भी तमाम कोशिशों के बावजूद 250 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी है और इसी बात की कुंठा इस व्यक्ति को है जिसके ऊपर तमाम केसेस चल रहे हैं, जो कि खुद सजा याफ्ता है। और यहां एक और चीज मैं बता देता हूं कि अगर राहुल गांधी अपने परिवार की तरफ देखे तो इसके परिवार ने जो गद्दारी देश के साथ की है वो ऑन रिकॉर्ड है। इसका जो परदादा था जवाहरलाल नेहरू, उसने कश्मीर के 2 बड़े हिस्सों को 2 देशों को दे दिया था। एक जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है वो पाकिस्तान ने हड़प लिया था और सीओके यानी अक्साई चीन का हिस्सा हड़प लिया था चीन ने, जिसके बाद नेहरू ने कहा था कि उस जमीन पर एक घास का तिनका नहीं उगता है तो क्या हुआ अगर चीन ने इसे ले लिया। उसके बाद इसकी दादी का मामला आता है जिसको बहुत से लोग दुर्गा की उपमा देते हैं, लेकिन जो लोग युद्ध विज्ञान पढ़े हुए हैं, मिलिट्री स्टडीज पढ़े हुए हैं, वो जानते हैं कि 71 का जो पूर्वी पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था उस युद्ध को भारत की सेना ने बड़े ही पराक्रम के साथ जीता था, लेकिन संधि की टेबल पर उस युद्ध को इंदिरा गांधी ने हार दिया था। पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर किया था। पश्चिम बंगाल और जो दूसरे इलाकों की जो सीमा थी उस पर अगर भारत चाहता तो अपने हिसाब से फैसले कर सकता था, संधि कर सकता था। कॉक्स बाजार का वो हिस्सा जो कि बांग्लादेश को म्यांमार से जोड़ता है उसको भारत ले सकता था। चिकन नेक का जो छोटा सा गलियारा है उसको भारत चौड़ा कर सकता था और बांग्लादेश की जो सरकार बन रही थी वो भारत के रहमो करम पर थी और वो उसे आसानी से स्वीकार कर सकती थी। लेकिन इस राहुल गांधी की दादी ने अमेरिका के दबाव में आकर उस जीती हुई बाजी को हार दिया था, जिस पर कभी आपने चर्चा होते हुए नहीं सुनी होगी। 1966 में इसकी दादी ने जंतर मंतर का जो रोड है, संसद मार्ग का जो इलाका है, उस पर 3000 से ज्यादा साधुओं को गोली से भुनवा दिया था।
जबकि हमारे देश में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि देश में सबसे बड़ा नरसंहार किया था जनरल डायर ने, उससे भी बड़ा नरसंहार हुआ था भारत की आजादी के बाद, और उसको कराने का काम किया था इंदिरा गांधी ने। क्या यह देश के साथ गद्दारी नहीं है? इसके बाद इसके पिता ने जब गद्दी संभाली थी तो 1984 में जिस तरीके के दंगे हुए थे पूरे देश में और हजारों सिखों की जान ले ली गई थी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वो गद्दारी नहीं थी? उससे भी बड़ी बात, जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो उस यूनियन कार्बाइड का जो मालिक था उसको भारत से भगाने का काम मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने किया था राजीव गांधी के कहने पर। क्या यह देश के साथ गद्दारी नहीं थी? जिस भोपाल गैस त्रासदी में हजारों लोगों की जान गई थी, लाखों लोग अपंग हो गए थे, बीमारियों से ग्रसित हो गए थे, उन लोगों के हत्यारे को भारत से भगाना क्या गद्दारी नहीं है? उसके बाद इसकी माता के संरक्षण में, नियंत्रण में मनमोहन की सरकार बनती है, और मनमोहन की सरकार ने जिस तरीके से देश में घोटालों की झड़ी लगा दी थी, जनता की मेहनत के पैसे को घोटाले घपलों में लूट लिया था, क्या वो देश के साथ गद्दारी नहीं थी? नेशनल हेराल्ड में इन मां बेटों ने जो कुछ किया, जितने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया, क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं है? इस तरीके के गद्दारी वाले इतिहास वाला व्यक्ति अगर भारत के प्रधानमंत्री पर गद्दारी का आरोप लगा रहा है तो वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि भारत की जुडिशरी इसको संरक्षण देती है और इसको बचाने का काम भारत के पूर्व सीजीआई ने किया था। अभी भी सुप्रीम कोर्ट इसके कुकर्मों की सजा अगर इस व्यक्ति को दे दे तो निश्चित मानिए इसका पूरा जीवन जेल में कटेगा। और केवल इसका ही नहीं, इसके पूरे परिवार का, इसका जीजा खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में जमानत पर बाहर है, इसकी मां भ्रष्टाचार के आरोपों में जमानत पर बाहर है, इसके परिवार में कोई नहीं बचा जिसके ऊपर कोई न कोई केस नहीं चल रहा है, लेकिन इसकी हिम्मत है कि जुडिशरी के इसके ऊपर जो बरद हस्त है उसकी वजह से ये इस तरीके की हरकतें करता है। अब इसके लिए अकेला ये जिम्मेदार नहीं है, जुडिशरी को भी जवाब देना पड़ेगा कि क्या वो इसी तरीके से अपराधियों को संरक्षण देती रहेगी या फिर उसका जो संवैधानिक कर्तव्य है अपराधियों को दंड देने का, उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना, अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी इस जुडिशरी के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसका भी हिस्सा बनिए। जय हिंद।